बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, अभी हमारा वक्त थोड़ा सा काफ़ी ज़ाया हो चुका है और एज़ लाइक हमारा जो कंटेंट डिज़ाइन था, जो पैटर्न था हमारे शो का आज का, उसमें से एक पार्ट क्योंकि आप लोग मिस कर चुके हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ क्योंकि वो मैं कर नहीं पाई। और बहुत अच्छा टॉपिक था, हमने डिज़ाइन किया था। हमारी एक बहुत अच्छी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, मगर अफसोस कि वो हम आपके सामने उस पर बात नहीं कर सके उस मौजू पे। मगर मैं जल्दी से हमारे जो नेक्स्ट मौजू है उसके ऊपर आना चाहूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आजकल सबको सावन भादों के महीने में ना किसी के कान में कोई मच्छर घुस जाता है, कोई मक्खी घुस जाती है, क्योंकि आपको पता है डेंगू का भी मौसम खुल जाता है, बुखार शुरू हो जाते हैं लोगों को। बरसात में लोग ज़्यादातर बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं बाहर भी और घर पे भी। जब आप मौजूद हो, अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन लेकर आएँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से, किस वजूहात की वजह से आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, आंगन में कौन सी इन्फेक्शन जो है वो जन्म ले रहे हैं। क्योंकि नमी की वजह से भी समटाइम्स चिप चिप बहुत होती है कान में दर्द होता है। और कभी हम क्या करते हैं, कोई चाबी कान में मार लेंगे, कभी टूथपिक भी मार लेते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या। मैं आपको क्या बताऊँ, जो चीज़ मिलती है मैं कहती हूँ कान के अंदर ही जो है ना मारना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ख़ास तौर पे आज हमारे बहुत ही फेमस डॉक्टर जिनको यहाँ पर दावत दी है, डॉक्टर राशिद ज़िया, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। ENT स्पेशलिस्ट है, कान के इन्फेक्शंस और पेन के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम। आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि 3 बड़े फंक्शंस हैं कान के, तो देखने वालों को और मुझ समेत बताइए कि वो 3 कौन से फंक्शंस हैं कान के। इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे खूबसूरत मखलूक है और इंसानी फेस को मास्टरपीस कहा गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी। कान के 3 बड़े फंक्शन, सबसे पहले तो कॉस्मेटिक्स हैं। दायां कान बाएं कान के बराबर होना चाहिए और सिमेट्री में ही ब्यूटी है। ठीक। और पीर्सिंग प्लीज़ सड़क पे ना करवाएं, रोड साइड पे ना करवाएं। नाक में पीर्सिंग, कान में पीर्सिंग कैन लीड टू सीरियस इश्यूज। इन्फेक्शन नहीं, टोटल डिसफिगरमेंट ऑफ ईयर अरिकल हुआ है और बार बार हो रहा है। हफ्ते में 1-2 पेशेंट आता है जिसका कान बिल्कुल बैडली डिस्टॉर्टेड है, शेप चेंज हो चुकी है। वो क्योंकि पहले तो चलो ये एक कान के सुराख का फैशन था, अब तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक पूरा थर वाला जो फैशन है जी, वो ट्रेंडिंग में आ गया है। ख्याल ये है कि घर के जितने ऑर्नामेंट्स हैं वो जैसे कपड़े लटकाते हैं, कान पे ज़रूर लटकाने हैं। अच्छा। तो हम देखा देखी ग्लोबल विलेज बनते बनते तो एक से भी वही ब्यूटी होती है, एक कान में भी पहनने वो ज़रा और फैशन है। लेकिन प्लीज़ बच्चों को अर्ली पीर्सिंग ना करवाएं। करवानी है तो किसी डॉक्टर से, किसी एंटीसेप्टिक कंडीशन में, क्लीन कंडीशन में करवाएं। पहले तो घर में सुइयों से कर देते थे ना लोग, खालाएं आती थी उनको कहते थे। अब सिंपल सी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टरलाइज हैं, एब्सोल्युटली जर्म फ्री हैं। किसी डॉक्टर के पास प्लीज़ ज़रूर जाए। अच्छा। और बच्चे को जब तक 10-12 साल का नहीं होता, बच्चा क्लीनलीनेस नहीं समझता, हाथ बार बार नहीं धोता, वो ज़ख़म पे हाथ लगाएगा, वो डेफिनेट ख़राब होगा। और मल्टीपल पीर्सिंग हैं तो वो तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर से कराएं। तो ये तो हमारे वहाँ तो मिथ बनी हुई है कि नहीं, बचपन में कराओ तो जल्दी हील हो जाता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नो, इट्स नॉट फेयर, इट्स वेरी अनफेयर फॉर ए बेबी जो बेचारे ने अभी स्कूल जाना है, उसको पेरेंट्स अपनी दिल लगी के लिए, तो छोटी सी खुशी के लिए ना, ये काम नहीं करना चाहिए। और कॉस्मेटिक के बाद सबसे बड़ा फंक्शन हीयरिंग है और हीयरिंग और बोलचाल एमलगमेटेड हैं, खूबसूरत तरीके से इंटरवोवन है, एम्ब्रॉयडरी की अल्लाह में। जो अच्छा सुनेगा वही साफ बोलेगा। जो बच्चे थोड़ा सा 20% भी कम सुनेंगे वो स्कूल में अटेंटिव नहीं होंगे, वो टीचर को तंग करेंगे, वो इनडिफरेंट होंगे, वो बाकी क्लासमेट के साथ लड़ेंगे। और जो बिल्कुल नहीं सुनते, दे हाईली एजिटेटेड चिल्ड्रन। अच्छा, तो जो बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली आपको पता है घर में ये शिकायत आ रही होती है कि बच्चे जो है तवज्जो नहीं दे रहे, अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रहे, फोकस नहीं हो रहे। मगर कैसे पता चलेगा टीचर को या पेरेंट को कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही से सुन नहीं पा रहे, उनकी हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है? क्या पता इस वजह से वो लैक ऑफ स्टडीज़ में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, अपने टाइम नहीं दे रहे हो, फोकस्ड नहीं हो पा रहे हो सकता है ना कि उनको वो जो एक हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर चाहिए वो नहीं सुनाई दे रही। तो मुझे ये बता दें कि सामने वाले को हम कैसे चेक कर सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चों को, कि इनकी हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी है? इसमें नथिंग टू वरी, बड़ा सिंपल है। 99.9% बच्चे जो दुनिया में आते हैं उनकी हीयरिंग बाई बर्थ बिल्कुल ठीक होती है।
जस्ट 0.1% में मसला होता है। बाई बर्थ जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, बच्चा जो ही लैंड करता है उसकी हीयरिंग आम तौर पे ठीक होती और वो उसी दिन पहले मिनट में 1 मिनट में चेक हो सकती। अच्छा। वो गांव में भी चेक हो सकती, वो शहर में भी चेक हो सकती। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा फीडर ही पी रहा है और लेट के पी रहा है और माएँ फीड देने के बाद उसको काफ़ी देर उसकी गैस भी नहीं निकाल रही, दूध अव्वल तो माँ को खुद देना चाहिए, ठीक है, बैठ के देना चाहिए। और ड्यूरिंग सक्लिंग फीड के दौरान माँ और बच्चा बिल्कुल आर्मी मैन की तरह एक्टिव होने चाहिए, स्माइलिंग, एक्टिव, नॉट स्लीपी, नॉट ड्राउजी। अगर थोड़ा बच्चा लेट के दूध पी रहा है, सर नीचे है, तो 100% यही दूध नाक के पीछे के दूध को भी बढ़ा रहा है। अच्छा। वो सर्जरी पे एंड होगा। और यही दूध कानों के अंदर अल्लाह मियाँ ने नोज़ से पीछे सीधा रास्ता दिया हुआ है। बाहर से हमारे पर्दा आता है अगर कान को देखें तो, लेकिन नाक के पीछे से सीधा मिलता हुआ पीछे एंड तक कान के अंदर तक रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। अगर बच्चा फीड लेट के पिएगा तो 100% दूध और इन्फेक्शन उसके कानों में जाएगी। ओह माय गॉड। इसका मतलब कि बच्चे को सिटिंग या सेमी सिटिंग पोस्चर में होना चाहिए फीडिंग के दौरान, और मामा मुस्तकिल प्लेफुल है बच्चे के साथ, उसके पाँव को, उसके सर को स्माइल कर रही है। माँ स्माइल करेगी तो पूरी फैमिली स्माइल करेगी। मतलब बच्चे ने एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग नॉट कि हम उसको स्लीप वे में ले, हम तो मोस्टली यही करते हैं ना, मुझसे भी ये गलती हुई है कि फराल को सुलाते वक्त मैं अपनी बेटी को तो दूध पिलाती होती थी और मैं कोशिश करती थी कि दूध पीती पीती सो जाए, बोतल काफी देर मुंह में भी रखती थी। एग्जैक्टली। फीड को, बॉटल को स्लीपिंग पिल ना समझा जाए। इट्स अ वेरी एक्टिव एक्ट। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बच्चे को बैठा के खिलाएंगी तो उसको साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ही शुड बी वेरी एक्टिव। ओके। अब आपने फीड देने के बाद ज़रूरी है कि कोई बंदा भी लम लेट ना हो जाए फ़ौरन। राइट। पूरे घर के 10 चक्कर मामा उस बच्चे को पकड़ के लगाएगी, पीछे से थंप करेगी थोड़ा सा, ताकि गैस जो स्वालो कर गया बच्चा अच्छी खासी वो निकल जाए। ओके। तब सुलाएंगे, वरना वो सारी गैस, सारे दूध को कई दफ़ा मुंह में ले आएगी। वही अमल इन्फेक्शन का बायस बनेगा। और कान के अंदर इन्फेक्शन जिसको ग्लू ईयर, OME कहते हैं, ये 30% बच्चों में होता है। जितने भी दूध पीते की एज है 2 से 3 साल, 30% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया विद फी एंड ग्लू ईयर होता है। और आजकल तो 3 साल पे एवरेज बच्चा शहर में जा रहा है स्कूल में। तो इसका मतलब अगर उसकी हीयरिंग ठीक नहीं है तो स्कूल में टीचर को डेफिनेट तंग करेगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा। डिलेड स्पीच, इनअटेंटिवनेस मोस्ट कॉमन है ग्लू ईयर की वजह से। अगर उसका कान ही प्रॉपर तरीके से देख लिया जाए तो वी कैन जस्ट गेज एंड डायग्नोज। ठीक है जी, आज तो ये सारी मितें ही पीछे चली गई है, एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है जो डॉक्टर साहब ने बताई है। आई थिंक वी शुड फॉलो दिस। मैं तो खुद गलती करती रही हूँ, आई होप आप लोग ना करें। आज की इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब की बातों को सुनने के बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसी पे बात करेंगे। आइए जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन, आई एम सो सॉरी क्योंकि आज आपके सामने ये जो इम्पोर्टेंट बुलेटिन्स और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हैं तो ये चल रही है और आपको पता है किस हालात की वजह से चल रही हैं, किस सिचुएशंस की वजह से हैं, तो हमने सिचुएशंस के साथ आपको आगाह भी करना है। इस वजह से हम बार बार जो है ब्रेक ले रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं, अभी जैसे हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर राशिद ज़िया, तो उनके साथ पूरी गुफ्तगू नहीं हो सकी। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी उनको जल्दी अपने प्रोग्राम में बुलाऊँ और जो हम पेन और उसके इन्फेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करूँ। एनीवे, अभी हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसके ऊपर मुझे लगता है बात करनी है। हमने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है इसको। आपके सामने जिस मेहमान को मदऊ किया है वो डॉक्टर डॉक्टर नबी अली ख़ान है, साइकोलॉजिस्ट भी है और आप इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। शी इज़ वेरी फेमस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके लिए तो बड़े मज़े का टॉपिक है क्योंकि आप बड़ा अच्छा बोलती है उसके ऊपर और बड़ा खुल के बोलती है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, क्यों होते हैं, पहले आप बता दें फिर आगे चलते हैं। असल में मेरी एक्सपर्टीज़ तो बिहेवियर साइकोलॉजी में है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है, लेकिन क्योंकि मैं रिलेशनशिप को भी डील करती हूँ और बिहेवियर्स इसमें बड़ा मायने रखते हैं, तो इस वक्त जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, मैंने बड़ी रिसर्च की पाकिस्तानी लोगों पर, पाकिस्तानी माइंड पर, इनकी साइकोलॉजी पर, ख़ास तौर पे ख़वातीन पर। बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी ख़वातीन के माइंड को रीच करना,
क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद बढ़ रही है उसमें जितनी तादाद मर्दों की है अब उतनी ही तादाद ख़वातीन की भी है। और सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप रेशो देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तो वो तकरीबन 65% है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो 75% अबव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जिसमें कामयाब तो खैर 7 to 5% ही होते हैं, 5 to 7% ही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त हमारा माशरा जिस बेरारवी की तरफ चल पड़ा है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें अगर आप ये समझें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा ताल्लुक़, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप दूसरे शख्स के साथ जो है वो एक नाजायज़ ताल्लुक़ में हैं। ये वो ताल्लुक़ नहीं है कि जिसमें आप बड़े जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता सकेंगे जी मेरा किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखें, माशरती इक़दार को भी देखें, लेकिन क्या है कि आज मर्द जो है वो अपनी बीवी से छुप कर एक अफेयर चलाता है और उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे दिया जाता है। एक बीवी जो है जब शौहर उसको वक्त नहीं देता वो अपना टाइम पास करने के लिए किसी भी ऐसे शख्स के साथ एसोसिएट हो जाती है जो उसको एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, और उसे बातें करता है और उसको जो है उसका टाइम पास हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हमारे जितने यहाँ पे ड्रामाज भी हैं, जैसे काफ़ी बड़े बड़े नाम, जी, एक ड्रामा तो खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ था मेरे पास तुम हो, बिल्कुल, उसमें भी इसी स्टोरी ट्रैक को डिस्कस किया गया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें सिचुएशंस कुछ इसी तरह की दिखाई थी, आपको पता है जी बिल्कुल कि हुमायूं सईद बहुत अच्छा शौहर होता है, बीवी का सारा रख रखाव देखना, ख्याल, अच्छा बाप भी होता है, मगर उसके बावजूद जो आयज़ा का कैरेक्टर था उसको दिखाया कि वो अदनान सिद्दीकी की जो लबलबी बातें हैं, उसकी जो दिखावी दुनिया है उसकी तरफ खिंची चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि उसको अपने शौहर से मोहब्बत होती है, मगर उसके बावजूद उसके जो रुझाव है वो उस तरफ चल जाए। तो आपको नहीं लगता हमारे ड्रामाज भी जो हैं वो थोड़ा सा ये रोल प्ले करते हैं हमारे माशरे को ख़राब करने के लिए? देखिए बिल्कुल करते हैं। 5% ख़वातीन सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इस ड्रामे के साथ, अगर आप उस खातून के साथ जो एक करैक्टर है उसके साथ जाती हैं, 5%, इसके अलावा नहीं। ज़्यादातर ख़वातीन जो पाकिस्तानी हैं वो घर बसाने की कोशिश करती हैं, हर मुमकिन हद तक अपने शौहर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बर्दाश्त करती हैं और ख़ुद कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रही, ये मैं रिसर्च की बेस पे बात कर रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर चीज़ जो है वो रिसर्च बेस जो है बतानी पड़ती है। और जब हम एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर हैं तो एक सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मैं ख़ुद मेन स्ट्रीम मीडिया से पिछले 10 साल से एसोसिएट हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी काम करती हूँ, और साथ में जो है वो मेरा एज हमारे नफ्सियात भी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो तादाद ख़वातीन की बढ़ती जा रही है उसमें सबसे बड़ी वजूहात ये ड्रामाज़ और मूवीज़ हैं, जिसमें 5% ख़वातीन की अक्कासी की गई कि एक 5% जो है वो कैटेगरी अपने शौहर को छोड़ के दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रही है कि उसको पैसा चाहिए, उसको लेविश ज़िंदगी चाहिए, उसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको ब्रांड चाहिए। लेकिन एंड टू एंड उसका हल या उसका नतीजा जो है वो क्या निकला? हम नताइज की बात नहीं करते, हम नताइज पे गौर नहीं करते, हम गौर किस चीज़ पे करते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, वो लोग सीखते हैं। इस ड्रामे से बहुत सी ख़वातीन ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, लेकिन इसके नताइज से क्या किसी ने कुछ सीखा? से हाँ वही ना, जैसे इस ड्रामे में भी आयज़ा का जो किरदार था, अब उसको तो एज एन एक्ट्रेस उसने तो ये किरदार इसलिए भी किया ना ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि आजकल जो माशरे में चल रहा है, इस तरह की जो चीज़ें लोग फॉलो कर लेते हैं, तो उसने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव काम किया, मगर जो नताइज उसका जो एंड रिजल्ट था उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। अगर ये ट्रैक अगर कोई आजमा लेगा या कर लेगा तो उसका नतीजा क्या है, उस चीज़ पे कोई निगाह नहीं होगी। जो स्टार्ट एंट्रो में जो एक चाम होगा बस उसको देख के तो थोड़ी सी चाम पकड़ लेंगे कि यार उस ड्रामे में तो ऐसा हुआ था, अगर हमने कर लिया तो क्या होगा। दिस इज नॉट फेयर। ऐसा ही है, ये साइकोलॉजिकल जो है वो आपकी एक थॉट है जिसको आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो कोई भी फिल्म या कोई भी ड्रामा देख के। अक्सर औकात देखने वाली चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, मगर मैंने आपसे एक और चीज़ बात की, एक शादीशुदा, पहले मर्द पे आते फिर औरत पे जाएंगे। एक शादीशुदा मर्द जो है, हो सकता है वो अपनी बीवी से ना खुश हो, वो उसके घर को सही नहीं देख रही है, उसके बच्चों को सही नहीं पाल रही है, उसके साथ सही तरीके से सलूक नहीं करती है, उसको नाश्ता खाना या घर गृहस्थी सही नहीं देख रही हो, या उसको तंग करती हो, या बहुत शिकायतें हो, उसको बहुत कंप्लेंट्स हो, और वो अपनी ज़िंदगी से अपनी बीवी से बहुत तंग हो, तो शायद ये भी तो सिचुएशंस हो सकती हैं कि मर्द जो है वो दूसरी औरत की तरफ रुझान करे। क्योंकि हर तरफ मैं अपने भाइयों को बुरा नहीं कह सकती, मेरे भाई हज़रात हर वक्त गंदे हो रहे होते हैं, उनकी भी बेचारे कोई, उनकी भी दुखती रग है, तकलीफ़ है, ये साइड भी तो देखनी चाहिए। क्या ये सिचुएशंस भी हैं कि जिसकी वजह से मर्द जो है दूसरी औरत पे दिल लेके आ जाता है, उसके साथ अफेयर चला लेता है,
फिर उसको पसंद करना शुरू हो जाता है, ऐसा है? अच्छा देखिए, मर्द जो है ना, ये एक मैं इसको कंसीडर करती हूँ कि ये ना एक रंगीन मिजाज पर्सनैलिटी है, जिसको रंगों से मोहब्बत है। उसको कभी भी एक तरह के लोगों में रहना जो है वो पसंद नहीं है, एक तरह की खवातीन के साथ बैठना पसंद नहीं है। बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी, सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते। नहीं, सारे मर्द नहीं होते, मैं मेजॉरिटी की हमेशा बात करती हूँ, मैं सबकी बिल्कुल बात नहीं करती। मैं उसकी बात करती हूँ जो आपके माशरे में वाकई यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तादाद भी ज़्यादा है। तो सारे मर्दों को रंगीन हाँ नहीं होते हैं, बिल्कुल। ये आप साइकोलॉजिकल में पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी होते होंगे। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आप 20% मर्दों को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। इस बहस पे आगे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर नबिहा ने तो सारी बात ही जो है ना मर्दों पे फेंक दी है कि ये रंगीन टीवी होते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं होते। हम इस पर बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, बस स्टे ट्यून, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा और डॉक्टर नबिया अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और साथ साथ आज हमारा जो टॉपिक है मैं बता दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि जो मर्द हजरात हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा अफराद जो है वो क्यों चला रहे होते हैं, उनकी क्यों इस तरह से दिल जो है दूसरी लड़की को देख के धड़कना शुरू हो जाता है या उनको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है शादी के बाद ही, उसका क्या रीज़न है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए कि क्या ये रीज़न्स सिर्फ इस वजह से है कि वो अपनी घर की बीवी जो है उससे खुश नहीं है, या फिर ये घर वालों की पसंद से शादी होती है, या कोई घर में कोई नाचाकियाँ चल रही हों, या कोई ऐसी बात जो बीवी में मतलब उसको बाद में पता चले कि भाई ये सही नहीं है, ये ऐसी थी, ये मैके ज़्यादा जाती है, ये मेरी बात नहीं सुनती, इन सब वजह से फिर उसका दिल भर जाता है और वो जाके दूसरी औरत के ऊपर जो है दिल फेंकना शुरू कर देता है। प्लीज़ एलेबरेट कीजिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स तो खुद ही बता दिए हैं, रेस कर दी हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मर्द जब अपने अंदर एहसास कमतरी फील करता है तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसको किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कंधा उसकी बीवी का नहीं होता, वो किसी और औरत का होता है जो उसको ये कहकर उसकी ज़िंदगी में आती है कि वो उससे मोहब्बत करती है या वो उससे मोहब्बत करता है, जबकि ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक जुमला हो सकता है, लेकिन मोहब्बत जैसी कोई भी चीज़ आजकल के दौर में फ़िलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी ख़ास बात, वो बीवियाँ जो अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखती, अपने शौहर के लिए सजती संवरती नहीं हैं, उनके शौहर उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, तो फिर ज़ाहिरी बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उन्हें किसी और खातून की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। मतलब मुंह से बदबू आना, दांत को साफ ना रखना, ब्रशिंग ना करना सही से, ज़्यादातर जो है बालों का साफ ना होना, बालों का साफ ना होना, ग्रीसिंग सर से स्मेल आना। अगर आप अबाया पहन रहे हैं तो अबाया का भी यह है कि रोज के रोज वॉश होना वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अच्छा इत्र लगाओ। और अगर आप शलवार कमीज पहन रही हैं लॉन की सारा दिन जिसमें आपने काम किया है, तो मियाँ के आने के टाइम पे आप वो अपने चेंज कर लें। इज दैट ये वाली बातें? एग्जैक्टली यही वाली बातें हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो ख़वातीन अपने शौहरों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं या दोबारा से वापस 5-10 साल हो गए उनकी शादी को, दोबारा वो वापस जो है वो अपनी 5 साल पीछे लाइफ को जो है वो एंजॉय करना चाहती हैं, उन्हें अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना शादी के बाद, वो औरत की पर्सनैलिटी पे होता है, क्योंकि एक औरत जो है वो मेंटली खुश होने की बजाय डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उस पर जिम्मेदारी होती है। जिस औरत ने किचन भी संभालना है, जिसने बच्चे भी संभालने हैं, जिसने ससुराल भी संभालनी है, जिसने मूड्स भी संभालने हैं उनके, वो औरत अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाती। इसके बरक्स जो बाहर काम करने वाली ख़वातीन है, जॉब करने वाली ख़वातीन है, वो अपने आप को सजा के संवार के रखती हैं, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोगों के साथ उठना बैठना होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती रहती हैं। लेकिन एक घर में बैठी हुई औरत जो है वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो शौहर जब एक बाहर से सजी सवरी औरतें देख कर आ रहा है और घर में वो एक ऐसी औरत देख रहा है जिसमें से प्याज और लहसुन की स्मेल आ रही है, या वो किचन से जो है वो पसीने पसीन शराबूर आके ही जो है वो अपने शौहर के सामने खड़ी हो गई है, आपका एक स्पेसिफिक वक्त होना चाहिए। शौहर ने जिस वक्त घर आना है उससे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका शौहर घर आ रहा है, शादी को 20 साल हो जाए, मैं कहती हूँ आपका ये अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख़वातीन छोड़ देती हैं मामला को। इन मामलों में मैंने देखा है मर्द हज़रात जो हैं पसीने पसीनों भी बाइक चला के मेहनत करके मुशक्क़त करके अपने बच्चों की बीवी की रोटी कमाने के लिए जब बाहर निकलते हैं, आते के साथ ही शावर में घुस जाते हैं। मर्द की हाँ सबसे पहली जो घर के अंदर एंट्री है वो खाना मांगता है, मगर ये कहता है मैं शावर लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल तो खाना लगाओ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मोस्टली सबके घर के भाई बहन
अगर आप देखें तो यही सिनेरियो सुनने में आता है, भाई अपनी बहनों को, बेगमात को, अम्मी को बोलते हैं रोटी बना दे गरम गरम, जल्दी में शावर लेकर आए, बिल्कुल, ठीक है, और 2 मिनट का शावर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, साफ सुथरे नए कपड़े पहन के, तो बच्चे अब एक साफ सुथरा बंदा औरत क्यों नहीं करती? औरत की मैं आपकी बात आपकी बिल्कुल पॉइंट, औरत नहीं करती, थोड़ा सा ये मसला है। औरत क्या करेगी सारा दिन, अगर उसने हांडी बना ली, पसीने में है, मेहनत कर ली और घर की सफाई कर ली, तो जब मियाँ आएगा तो हमारी औरत को थोड़ा सा सिंपैथीज हासिल करने की भी बहुत आदत है। पसीने में अजीब सी हालत, बम फटा, जानबूझ के उसको पसीना पोंछ के दिखाएंगी कि नहीं सारा दिन इतना काम किया, तुम्हारी माँ ने इतना काम करवाया, बच्चों ने इतना भगवाया, भाई मेड तो किसी काम की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायतें लेके बैठ के गंदी हालत से। शौहर ये वाली बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन शौहर ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं। उनको ये सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी और वे में देखना चाहते हैं। उन्हें बीवी में एक गर्लफ्रेंड की सिचुएशन चाहिए, वो भी चाहिए ना, बाहर देख रहे हैं अगर वो ये भी दे दे इन्हीं चीजों के साथ, तो मुझे लगता है कि ये फिर बाहर अच्छा ये कम हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खवातीन की लापरवाही की वजह से मर्द जो है वो बाहर जाता है। अच्छा। मर्द, मैं आपको कहूँ कि 4 लोगों में बैठ के कभी अपने घर की बातें डिस्कस नहीं करता, लेकिन औरतों को ये आदत होती है कि 4 औरतें जहाँ इकट्ठी हुई अपने शौहर की बुराइयां स्टार्ट कर दी। मेरा शौहर तो मेरी तरफ देखता ही नहीं, मेरा शौहर तो मुझे ये करता ही नहीं, अपने अब्बू को बता रही है, अपनी अम्मी को बता रही है, खुद की हो रही होती है, मतलब भाई आपका शौहर आपकी तरफ नहीं देखता, इसमें प्रॉब्लम किसकी है? उसके देखने के लिए कोई चीज होगी तो देखेगा ना। आपको साफ सी बात बताऊं, मैं आज शो पे ऐसे तैयार होकर ना बैठूं, मुझे कोई नहीं देखेगा। एग्जैक्टली हमें करना पड़ता है। शौहर ने तो ख्वाब भी देखे थे कि भाई मेरी किसी हूर परी से शादी होगी, मेरा ख्याल रखेगी, मुझसे प्यार करेगी, मेरी खिदमत करेगी। बिल्कुल सही बात करी आप। हाँ, ये मैं साइकोलॉजिकल दे रही हूं, आई डोंट नो व्हाई। मैं ये पाकिस्तानी मर्दों की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए बात कर रही हूँ कि वो क्या चाहते हैं। सारा दिन का थका हारा मर्द आए घर में तो उसको सुख की सांस, सुख की रोटी और खूबसूरत हूर परी दिखनी चाहिए। जैसे जन्नत में हमें हूर परी उनको मिलनी है, बिल्कुल, तो दुनिया में भी तो मिलनी चाहिए। और लड़कियों को, खवातीन को अपने आप को बहुत बना संवार के रखना चाहिए। अच्छा एक और बात, आप कहीं बाजार जाती है मेरी बहनें तो ऐसा सज के जाती है ना कि मैं आपको क्या बताएं, ठीक है, मगर वही जो सजना सवरना जो मियाँ के सामने, उसके लिए टका कुछ नहीं। देखिए ना, बाजार जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, ऐसे रेडी होके जा रही हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन शौहर घर आ रहा है तो मेरे सर में दर्द है। काफ़ी लोग, खवातीन की ये साइकोलॉजी है कि जैसे ही शौहर घर आ रहा होगा ना, सर पे दुपट्टा बांध लेंगी, ये मेरे सर में बहुत दर्द है, आज सारा दिन मैंने बहुत काम किया है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब वो जब आपके पास आना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, आप दूर भाग रही हैं। आपकी कमर में दर्द है, आपके पट्ठों में दर्द है, आपके जो है वो आंखों में प्रॉब्लम है, आपके सर में मसला है। अच्छा एक ब्रेक जरूरी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। आयशा नासिर जो है हमारे साथ है, माहिर ग़िज़ाइयत, और बहुत फेमस है, किसी तारीफ़ का मतलब उनको मोहताज नहीं है, और बहुत अच्छा बोलती हैं, सही बताती हैं। बहुत से लोगों को उन्हें दुबला पतला मोटा कर दिया है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आयशा। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। छोटी सी बिल्कुल नन्ही सी लगती, कैमरे में आप बड़ी आती है। मैंने कहा बता दूं लोगों को कि आप इतनी बड़ी है नहीं, है पता नहीं अपनी डाइट से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, बट जो भी है इट्स वाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। आयशा मुझे तो ये बताइए, इतना मैं इसको सर्च कर रही थी कि पूरी दुनिया इसके ऊपर आई हुई है यार, हर कोई ये फास्टिंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम रोज़ा रखते हैं या कुछ और है? आज ये सारी चीज़ें आपने हमें बतानी है। तो सबसे पहले ये है क्या, कहाँ से ये इजाद हुई है और ये कितनी कारआमद है, बताइएगा। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे हम रोज़ा रखते हैं उससे मिलती जुलती है, बस इसमें यह है कि आप ज़ीरो कैलोरी फूड्स ले सकते हैं। आप ज़ीरो कैलोरी फूड, जैसे अगर आपको फास्टिंग विंडो में प्यास लगी, आप पानी पी सकते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है या आपका बीपी लो हो रहा है तो उस केस में आप यखनी बगैर चिकन के इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 to 3 एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मैं खा रही हूँ जौ का दलिया, ये खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है उसका इस्तेमाल, इवन प्रोटीन का इस्तेमाल भी फास्टिंग विंडो में नहीं कर सकते। जब आप खा पी रहे हैं, वो एक सर्टेन विंडो होती है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करती चलती हूँ, लेकिन जब आप खा पी रहे हैं उसमें तो आप जो मर्जी खाएं, लेकिन जब आप फास्टिंग विंडो में हैं तो अगर आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है फिर आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एग वाइट्स का, या ग्रीन टी का, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की कई विंडोज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और जो पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा शौक से कर रही है वो है 16-8, यानी आपने 16 घंटे भूखा रहना है, आपने 8 आवर्स खाना है। अब वो 16 घंटे
घंटे हमने भूखा रहना है? मुश्किल नहीं है, 12 घंटे तो हम सारे सोए रहते हैं। रात का खाना खाओ, यानी सुबह नाश्ता 12 बजे करना है फिजा, और रात का खाना बाय 8 हमने फिनिश करना है। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है मगर इतना मुश्किल है नहीं। नाश्ता हमने 12 बजे किया और रात का खाना बाय 8 बजे तक फिनिश कर देना आपने, रात 8 बजे तक। दिन में लेना है? हाँ, दिन में आप फ्रूट्स लें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध दही का इस्तेमाल करें। आप लंच भी, अगर आपको एक हैवी मील चाहिए होता है, आप बीच में 4-5 बजे के करीब एक लंच भी ले सकते हैं अपना, तो ये इतना मुश्किल नहीं। कितने मील अलाउ होते हैं इसमें 12 घंटे की फास्टिंग? अच्छा, 16 घंटे की फास्टिंग। अच्छा, इस 8 आवर्स में अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो फिर तो आप सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ खाने से मुराद ये आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए बस इतनी सी शर्त है कि आप साफ़ सुथरा खाएं, हेल्दी ईटिंग करें, यानी कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है उसका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी नाश्ते में दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, छोटा सा पराठा जौ और गंदम का मिक्स करके खाया जा सकता है, ब्रेड विद एग्स खाई जा सकती है। दोपहर का खाना 3-4 बजे, देखें अगर आपने 12 बजे नाश्ता किया, अब ये तो नहीं हो सकता 2 बजे भूख लग जाएगी, 3-4 बजे भूख लगेगी, उस टाइम पे आप दोपहर का खाना भी ले सकते हैं या आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। अगर आप खाना ले रहे हैं जैसे चना चाट ले ली, कोई चिकन का पीस ग्रिल करके ले लिया, अगर आप स्नैक लेना चाह रहे हैं, आप मिल्क शेक का इस्तेमाल, इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप मिल्क शेक का इस्तेमाल पोर्शन के अंदर रह के, यानी 80 ग्राम्स फ्रूट ले लिया, 1 गिलास दूध को ब्लेंड करके। मैंगो भी ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी, और वेट मेंटेनेंस पे तो जब आइसक्रीम अलाउड है तो मैंगो शेक भी डेफिनेटली अलाउड होगा। और फिर डिनर 7:30 बजे शुरू कर देना है ताकि 8 बजे से पहले पहले वो फिनिश हो जाए। और ये हमने कब तक करनी है, कितने दिन की होती है? अगर आपने सपोज 10 kg गिराना है तो? एवरीबडी इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों का तो 10 किलो इससे 1.5 महीने में भी कम हो सकता है। अब जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं सोच रही हूँ मैंने 10 kgs इंटरमीडिएट से गिराना है, या आप सोच लें कि हमने 10 kgs, तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हम अपने आइडियल बॉडी वेट्स के ऊपर है। जो आइडियल बॉडी वेट के ऊपर है वो अगर थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा है तो फिर उसको 3 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा 80+ है तो ये 1-1.5 मंथ में आप 10 kgs तक रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कितना अरसा करनी चाहिए, कोई भी डाइट आपको 3 मंथ से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा करते हैं, या आपके मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज हम 16 आवर्स भूखा रह रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म फिर स्लो होने लग जाता है अगर आप इतना कम खाएंगे। ये तो हमने फिजा एक विंडो की बात की है। इसकी एक और विंडो आती है जो कि है उमाड, 1 मील अ डे। इसको उमैड भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसको उमाड भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत सारे लोग जो प्री डायबिटिक हो जाते हैं, जिनकी एकदम शुगर बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, उन्हें डर होता है वो डायबिटिक ना हो जाए, उनके लिए बहुत कारआमद साबित होती है। ये 1 मील अ डे, इसमें नाश्ता, लंच, डिनर तीनों को मिला के कोई एक है? एग्जैक्टली 24 घंटे में 1 घंटे खा सकते हैं आप, यानी 23 आवर्स आपको भूखा रहना है। बीच में 1 घंटा आपको अलाउड होता है जिसमें आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जैसे आप चिकन, मटन या बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आप दालें भी ले सकते हैं। साथ में 10 से 12 खाने के चम्मच चावल होंगे या 1 रोटी हो गई। फ्रूट्स भी लेने हैं और साथ में दही भी लेना है, साथ में हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स भी लेने हैं, और डिज़र्ट के तौर पे आप 2-3 खजूरें भी ले सकते हैं। सो ये उमाड का कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत सारे लोग वेट लॉस, रोटी एज वेल? हाँ बिल्कुल। जब आप 23 घंटे भूखे रह रहे हैं, आप छोटी सी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 10 से 12 खाने के चम्मच आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हर एक की डिफरेंट होती है, लेकिन आप 2 से 3 हथेली के बराबर जो गोश्त है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नट्स ज़रूरी हैं, एक मुट्ठी में जो नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह आते हैं उसका इस्तेमाल करें। एंड डिज़र्ट के तौर पर 2 से 3 खजूरें भी ज़रूर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। तीसरी विंडो, मगर आपने कहा कि मुझे ये इतनी कोई पसंद नहीं। हाँ देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फिर आ जाती है ना। 1 मील अ डे, एनर्जी लेवल लो हो सकता है, पेशेंट को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्रैंकी फील, लेथार्जिक हो सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकती है बॉडी। अब जैसे अगर मैंने कुछ ना खाया और अगले 15-20 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना मेरा, और आपका क्या ही मूड होगा यहाँ बैठ के। अब इसमें लिक्विड इंटेक कितनी होती है जब 1 मील अ डे होता है? अच्छा, कोई भी डाइट है ना, 8 से 10 गिलास पानी होना चाहिए। एंड हम लोग समझते हैं कि ORS अगर हम पियेंगे तो उससे हमारा एनर्जी लेवल, कई पेशेंट्स मुझसे कहते हैं जी ORS के बगैर हम गर्मियों में खुद को कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस। भाई ORS में चीनी डली हुई है, उसके अंदर नमक भी डला हुआ है, फास्ट तो टूट गया ना उस तरह से। ORS में चीनी है, नमक भी है।
नमक आप फिर ले लें, उसका उतना मसला नहीं है, लेकिन जो चीनी आप इस तरह से डाल के बोतलों में पियेंगे तो फास्ट तो क्या आपकी डाइट भी टूट जाएगी। और ORS नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, डाइट में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डिहाइड्रेटेड है और आपने किसी वजह से प्रिस्क्राइब किया कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें, वैसे इस तरह से बॉटल में डाल के इसको राउंड द डे आपने नहीं पीना होता। सो ये हमने 2 विंडोज़ की बात की। तीसरी विंडो आती है 16/8 से मिलती जुलती 18/6, जिसमें आपने 18 घंटे भूखे रहना है, 6 घंटे खाना है। इसमें 2 मील्स ही होते हैं। आप जो है ना घंटे बढ़ाती जा रही हैं। हाँ। मैं आपके डर से खाती जा रही हूँ। मैं कौन सी डाइट करूँगी, एक 16 घंटे, एक 1 मील अ डे, और ये अब 18 घंटे। बस बंदा खाए कब, किस वक्त? देखिए डिपेंड्स ना कि क्या लाइफस्टाइल कैसा है। हर एक के लिए हर चीज़ होती भी नहीं है फिज़ा। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो उन्हें पूरा दिन खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। ये उन लोगों के लिए भी बहुत रिकमेंडेड है। या जो बाहर के मुल्क में लोग रह रहे हैं, वो सुबह उठ के एक नाश्ता करते हैं, बच्चों को स्कूल से छोड़ कर आकर 9-10 बजे, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, 12 बजे एक खाना, और शाम को वो सपर ले लेते हैं 5 से 6 बजे। तो ये वाली डाइट वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ दिन छोटे होते हैं। पाकिस्तान में तो इस वक्त दिन बहुत लंबे चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए मुश्किल सुनने में लग रहा है। कामिल शाहिद जो हैं द फेमस एंकर, उनकी एक सीरियल शूट कर रही हूँ ना, डायरेक्टर भी वही है, लिखा भी उन्होंने, बहुत अच्छी सीरियल लिख रहे हैं और शूट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनको मैंने देखा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, और इतना बैलेंस, वो उनके सामने कुछ भी आ जाए इज़ लाइक मैं फास्टिंग पे, मैं नहीं खा सकता, उनके अपने टाइमिंग्स हैं। देखिए तो मतलब उन्होंने वाकई लूज़ भी इतना कर लिया, मैं तो हैरान थी। मैंने कहा ये वाकई इतना फास्ट वर्क करता है, और इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इसको। हाँ, इसमें देखें फिज़ा विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई लोग फास्ट तोड़ लेते हैं, जिनकी विल पावर अच्छी नहीं है वो फास्ट तोड़ लेते हैं, फिर इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और एक इसकी और विंडो आती है जिसमें है 5 to 5 दिन आप जो मर्ज़ी खाएं, बाकी 2 दिन जो है वो आपने 500 कैलोरीज़ पर रहना है, जिसमें आप लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। फिर थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हमने किस तरह से करनी है। और अगर आप करना चाहते हैं तो अपना वेट लूज़ कर लेंगे, डॉक्टर आयशा ने जिस तरह से हमें गाइड किया, आप भी वैसे ही फॉलो कीजिए। मैं आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।